सेशन की शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो है हमारा, द क्लाइंट हैज़ जस्ट बीन रेटेड 8 on 10-point visual analog scale. 12 lead ECG reveals ST elevation in the inferior leads and troponin levels are elevated. What is the highest priority for nursing management of this client at that time? क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि पेशेंट को जो पेन है ऑन विजुअल एनालॉग स्केल, दैट इज VAS, ठीक है। विजुअल एनालॉग स्केल क्या होती है? ये एक साइकोमेट्रिक रेस्पॉन्स स्केल होती है, और वी कैन से कि एक ऐसी स्केल है जिससे हम मेजर करते हैं सब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को एंड एटीट्यूड को। नाउ जब हम विजुअल एनालॉग स्केल का यूज़ करते हैं तब हम क्या फाइंड आउट करते हैं, तब हम क्या मेजर करते हैं? हम मेजर करते हैं कि एटीट्यूड ऑफ एन इंडिविजुअल टुवर्ड्स द पेन कैसा है। सिंपली विजुअल एनालॉग स्केल में हम क्या करते हैं, फ्रॉम 0 to 10 हम पेशेंट को बोलते हैं कि 0 to 10 स्केल पे कितनी आपको पेन है, किस लेवल की पेन है। एज फॉर इंस्टेंस कि अगर पेशेंट बोलेगा मुझे कोई पेन नहीं है, आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ पेन, सो स्केल पे इसकी रीडिंग क्या आएगी? देयर इज 0, ठीक है। लाइकवाइज कि अगर पेशेंट को 1 से 3 उसने रीडिंग दी स्केल पे, दैट मीन्स कि पेशेंट को जो है वो माइल्ड पेन है, ठीक। 4 to 6 दिया तो मॉडरेट टू सीवियर है। अगर 4 या 5 दिया तो मॉडरेट है, 6 दिया तो सीवियर पेन है, और 7 to 9 जो है दैट इज वेरी सीवियर पेन, और 10 जो है 10 इज अनबियरेबल पेन, ठीक है। नाउ अब पेशेंट ने क्या कहा है कि ही इज हैविंग 8 लेवल ऑफ पेन ऑन द 10-point विजुअल एनालॉग स्केल, सो वी कैन से कि पेशेंट को जो है वेरी सीवियर पेन है। देन 12 लीड ECG हमने परफॉर्म की, वहाँ पे ST एलिवेशन दिखाया जहाँ पे ऐसे होता है इन केस ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, और ट्रोपोनिन जो है उसकी लेवल जो है दैट आर एलिवेटेड। तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी फॉर ए नर्स? मॉनिटर डेली वेट एंड यूरिन आउटपुट। डेली वेट और यूरिन आउटपुट किन किन कंडीशंस में हम करते हैं? अगर किसी पेशेंट को रिनल फेलियर होगा, ठीक है, वहाँ पे हम वेट मॉनिटरिंग और आउटपुट मॉनिटरिंग करते हैं। या कोई ऐसा ड्रग है जिसे वेट जो है बॉडी फ्लूइड जो है या तो कम होता है या उसकी लेवल बढ़ जाती है, वहाँ पे हम डेली वेट और यूरिन आउटपुट लेते हैं। या किसी भी इंडिविजुअल को जो है हार्ट फेलियर होगा, वहाँ पे हम डेली वेट मॉनिटरिंग और यूरिन आउटपुट मॉनिटरिंग करते हैं। नाउ यहाँ पे केस क्या है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का, तो ऑप्शन ए जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। देन परमिट अनरिस्ट्रिक्टेड विजिटेशन बाय फैमिली एंड फ्रेंड्स। देखो यहाँ पे परमिट करना है अनरिस्ट्रिक्टेड विजिटेशन, दैट मीन्स कि जो भी फैमिली मेंबर और जो भी फ्रेंड विजिट करने आएगा पेशेंट को, उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है। रेस्ट्रिक्ट कहाँ पे करना है हमें? अगर कोई पेशेंट ऑन इम्यूनोसप्रेसेंट्स होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो पेशेंट है ना तो अभी उसको कोई लेटर ऑन इन केस ऑफ MI इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है, पेरिकार्डाइटिस हो सकता है या एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, बट एट प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे जो है यहाँ पे कोई इन्फेक्शन नहीं है, सो रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ना तो पेशेंट जो है इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है। यहाँ पे हम परमिट कर सकते हैं अनरेस्ट्रिक्टेड विजिटेशन, बट ये प्रायोरिटी में नहीं आएगा। देन ऑप्शन सी, प्रोवाइड क्लाइंट एजुकेशन ऑन मेडिकेशन एंड डाइट। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है कि पेशेंट जो है, पेशेंट को सीवियर पेन है। नाउ अगर हम इसको एजुकेट करेंगे रिगार्डिंग द मेडिकेशन, रिगार्डिंग द डिजीज और रिस्क फैक्टर्स और डाइट, तो पेशेंट जो है वो ग्रैस्प नहीं करेगा ये चीज़ें, ठीक है। सेकंड थिंग इज कि पेशेंट जो है वो इरिटेट हो जाएगा, तो ये भी हमारी प्रायोरिटी में नहीं आएगा। एंड फाइनल थिंग इज रिड्यूस पेन एंड मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड। अब MI जब होता है तो जो मायोकार्डियम होता है बिकॉज ऑफ ऑक्लूजन, उसकी जो है ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है, वहाँ पे इस्कीमिया होता है, एंड बिकॉज ऑफ द इस्कीमिया पेशेंट को क्या होता है? पेन होती है। सो
हमारी पहली प्रायोरिटी क्या होती है? पहली प्रायोरिटी होती है कि ये जो सीवियर पेन है पेशेंट को, ये रिड्यूस होनी चाहिए। वो कैसे रिड्यूस होगी? जब हम मायोकार्डियम को रिपरफ्यूज करेंगे। दैट मीन्स कि जब हम उस मायोकार्डियम के डैमेज्ड पोर्शन को जो है ऑक्सीजन पहुंचा देंगे। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। प्रायोरिटी इंटरवेंशन पे पेन मैनेजमेंट होगा और मायोकार्डियम की रिपरफ्यूजन होगी। नाउ second question is, a client with chest pain is prescribed intravenous nitroglycerin. पेशेंट को हमने क्या प्रेस्क्राइब किया? इंट्रावेनस नाइट्रोग्लाइसरीन। नाइट्रोग्लाइसरीन क्या है? ये वासोडाइलेटर है और वी कैन से वासोडाइलेटर्स में दो कैटेगरीज होते हैं। एक होता है आर्टीरियल डाइलेटर और दूसरा होता है वीनोडाइलेटर। दैट मीन्स एक कैटेगरी ऑफ ड्रग जो है वो आर्टरीज को डायलेट करता है और दूसरा करता है वेन्स को। ठीक है, ड्रग्स पर हार्ट फेलियर में पढ़ाया है। नाउ नाइट्रोग्लाइसरीन जो है वो वेनोडाइलेटर होता है। दैट मीन्स ये वेन्स को डायलेट करता है। कब हम प्रेस्क्राइब करते हैं? अगर ऑक्लूजन हो कहीं पे, ठीक है, वहाँ पे वेनस डायलेट होती है तो ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। ऐसे रीजन को या कोई इंडिविजुअल को जो है उसको हाइपरटेंशन है। सो हाइपरटेंशन को रिड्यूस करने के लिए हम इंट्रावेनस नाइट्रोग्लाइसरीन देते हैं, क्योंकि जब वेसोडाइलेशन होगी तो ब्लड प्रेशर जो है वो फॉल हो जाएगा। नाउ which assessment is of greatest concern for the nurse initiating the nitroglycerin drip? So अब कौन सा असेसमेंट ऑफ ग्रेटेस्ट कंसर्न है? दैट मीन्स कि कौन से असेसमेंट के पार्ट पे हमें ज़्यादा फोकस करना है? सीरम पोटेशियम लेवल ऑफ 3.5। सीरम पोटेशियम लेवल की बात करेंगे तो 3.5 टू 5.2 हम कंसिडर करते हैं एज नॉर्मल रेंज। अब सीरम पोटेशियम जो है वो नॉर्मल रेंज में है, प्लस जो नाइट्रोग्लाइसरीन है वो इफेक्ट नहीं करता है सीरम पोटेशियम लेवल्स को। सो ऑप्शन ए जो है वो एलिमिनेट हो गया। देन ब्लड प्रेशर ऑफ 88/46। अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो ब्लड प्रेशर है वो लो है बिकॉज ऑफ नाइट्रोग्लाइसरीन, बीपी फॉल होता है। अब पेशेंट का बीपी ज़्यादा फॉल हुआ है, अगर हम मैप कैलकुलेट करेंगे मीन आर्टीरियल प्रेशर, दैट विल बी ऑलमोस्ट लेस देन 55। ठीक है, वो सजेस्ट करेगा दैट पेशेंट इज डेवलपिंग द हाइपोवोलेमिक शॉक बिकॉज ऑफ द नाइट्रोग्लाइसरीन। तो ये असेसमेंट रहेगा ऑफ greatest concern. Option C is ST elevation in present on the ECG. अब पेशेंट को चेस्ट पेन है, so there is mostly the MI in a patient, so ST elevation will be there and heart rate is 61। जो नाइट्रोग्लाइसरीन है वो हार्ट रेट जो है हार्ट रेट को इम्पैक्ट नहीं करता है, प्लस ये जो हार्ट रेट है अडल्ट की बात करेंगे तो 60 to 100 नॉर्मल रेंज रहते हैं हार्ट रेट का, तो ये नॉर्मल रेंज में है। ठीक, नाउ nurse is caring for a client diagnosed with anterior wall MI। ठीक है, 2 days ago, ठीक है, 2 दिन पहले क्या हुआ है कि पेशेंट को हमने डायग्नोस किया है एंटीरियर वॉल मायोकार्डियल इन्फेक्शन, दैट इज AWMI। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ MI यही होता है। देन अपॉन असेसमेंट द नर्स आइडेंटिफाइज ए न्यू सिस्टोलिक मर्मर। ठीक है, नर्स ने असेसमेंट परफॉर्म किया तो वहां पे क्या फाइंड हुआ है? सिस्टोलिक मर्मर एट द एपेक्स। द नर्स शुड फर्स्ट, देखिए अब पेशेंट जो है 2 दिन हुए उसको MI को डायग्नोज किए हुए, जब हमने असेसमेंट किया तो वहां पे फाइंड आउट हुआ हमें मर्मर। तो एक नर्स जो है उसकी इनिशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? देखिए इनिशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी हमें तब पता चलेगी जब हमें पता होगी कि मर्मर क्या होता है और कैसे डेवलप होता है। ठीक, नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल कि आप सबने देखा होगा कि जब वाटर जो है वो किसी रीजन से फॉल होता है, कोई नैरो रीजन होता है, सो जो ये वाटर फॉल होता है यहाँ से ये एक साउंड प्रोड्यूस करता है, दैट इज वी कैन से कि जो वाटर का फ्लो होता है दैट इज टर्बुलेंट फ्लो। अब जैसे टर्बुलेंट फ्लो होता है वाटर का किसी भी एरिया के थ्रू टर्बुलेंट फ्लो होता है तो ये एक वॉइस प्रोड्यूस करता है, दैट इज जस्ट लाइक द ब्लोइंग साउंड, और वी कैन से दैट इज जस्ट लाइक द वूशिंग साउंड। और वी कैन से कि जब हम किसी किसी भी चीज पे फूंक मारते हैं तो वहां पे एक वूशिंग साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, दैट वूशिंग साउंड और दैट ब्लोइंग साउंड दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दिस टर्बुलेंट फ्लो ऑफ ब्लड, उसको हम बोलते हैं मर्मर।
क्या बोलते हैं? मर्मर। नाउ अब ये मर्मर जो होता है ये कहाँ पे हम हियर करते हैं? ये हम हियर करते हैं एट 5th इंटरकोस्टल स्पेस, लेफ्ट मिड क्लेविकुलर रीजन। दैट मीन्स कि जहाँ पे हम हार्ट की बीट जो है वो ऑस्कल्टेट करते हैं, वहीं पे अगर हमें किसी इंडिविजुअल में मरमर सुनना हो तो वो मरमर भी हम वहाँ पे क्या है ऑस्कल्टेट कर सकते हैं और सुन सकते हैं। अब ये जो मरमर होता है, मरमर इज हाई पिचड साउंड, ठीक है, हाई पिचड साउंड होता है। और अगर बात करेंगे रेस्पिरेटरी साउंड्स की, वो भी हाई पिचड साउंड्स होते हैं। अगर हम आपने स्टैथो देखा होगा, स्टैथो के दो पार्ट्स होते हैं। आगे वाला साइड जो होता है उसका वो बड़ा होता है, दैट्स कॉल्ड एज डायफ्राम, और पीछे वाला साइड जो होता है उसको हम बेल बोलते हैं। अगर हमें हाई पिचड साउंड सुननी हो, दैट मीन्स कि एज फॉर इंस्टेंस हमें मरमर सुनना हो तो हम डायफ्राम पार्ट का यूज़ करते हैं, और अगर लो पिचड साउंड हमें सुननी हो तो हम बेल पार्ट का यूज़ करते हैं ना। अब यहाँ पे आपको समझ आ गया है कि मर्मर्स कैसे होते हैं, इनको सुनते कब है, और ये डेवलप कैसे होते हैं ना। अगर मर्मर्स की बात करेंगे तो डेवलप होते कैसे हैं? अगर कोई इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल को क्या होता है, जो वाल्व्स होते हैं, हार्ट के वाल्व्स होते हैं, या तो ये इनकम्पिटेंट हो, इनकम्पिटेंट वाल्व्स, ठीक है, लाइक किसी इंडिविजुअल को रिगर्जिटेशन होगी, माइट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन होगी, या आयोटिक रिगर्जिटेशन होगी, या ट्राइकस्पिड वाल्व रिगर्जिटेशन होगी, यूजुअली दिस माइट्रल एंड ट्राइकस्पिड, या प्रोलैप्स होगा और सिटिनोसिस होगी। प्रिडोमिनेटली इन केस ऑफ रिगर्जिटेशन हम मर्मर सुनते हैं, एंड इन केस ऑफ स्टेनोसिस भी डेवलप हो जाते हैं। तो अगर इनकम्पिटेंट वाल्व्स होंगे, रिगर्जिटेशन होगी, यहाँ पे प्रोलैप्स हो गया, स्टेनोसिस होगी माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व की, वहाँ पे जो है वहाँ पे हमें क्या सुनने को मिलते हैं? वहाँ पे मर्मर्स सुनने को मिलते हैं। और ये जो मर्मर्स होते हैं ये वर्सन हो जाते हैं, और वी कैन से कि इनकी जो सीवियरिटी है वो बढ़ जाती है। किसके साथ? अगर रेस्पिरेटरी साइकिल के साथ मैच करेंगे तो विद विद एक्सपायरेशन जो है ये मर्मर्स वर्सन हो जाते हैं। प्लस अगर एक पेशेंट जो है या तो ये सुपाइन पोजीशन में होगा या फिर लेफ्ट लेटरल पोजीशन में होगा, वहाँ पे जो है ये जो मर्मर्स है ये वर्सन हो जाते हैं। अब हमने मर्मर्स हर्ट किए तो हमारा पहला इंटरवेंशन क्या होना चाहिए इन दैट केस? नाउ अगर मर्मर्स किसी भी पेशेंट को डेवलप हुए हैं बिकॉज ऑफ द रिगर्जिटेशन और बिकॉज ऑफ द स्टीनोसिस, जब भी पेशेंट को ब्लड का फ्लो होगा फ्रॉम द एट्रिया टुवर्ड्स द वेंट्रिकल्स, ये जो फ्लो है दिस विल नॉट बी कंप्लीट, क्योंकि वाल्व्स जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं है। सो देयर विल बी इनकम्प्लीट फ्लो, और रिगर्जिटेशन में क्या होगा? बैक फ्लो ऑफ ब्लड, कहाँ से? फ्रॉम वेंट्रिकुलस टू एट्रिया। बैक फ्लो ऑफ ब्लड होगा फ्रॉम वेंट्रिकुलस टू एट्रिया, और इनकम्प्लीट फ्लो होगा ऑफ ब्लड फ्रॉम एट्रियाज टू वेंट्रिकुलस। नाउ अब अगर वेंट्रिकुलस में जो है ब्लड कम जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है जो कार्डियक आउटपुट होगा दैट विल बी लेस। अब अगर कार्डियक आउटपुट कम है तो ब्लड प्रेशर ऐसे इंडिविजुअल का लो होगा, हार्ट रेट ज़्यादा होगी, और रेस्पिरेटरी रेट जो है वो इसकी ज़्यादा होगी, ठीक। सो सबसे पहले हमें क्या देखना है? अगर ये इनकम्प्लीट कंप्लीट फ्लो ऑफ ब्लड हो रहा है या बैक फ्लो ऑफ ब्लड हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे पेशेंट की जो वाइटल्स है उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर पेशेंट की वाइटल्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो सबसे पहले हमें क्या करना है? पेशेंट की वाइटल्स को एसेस करना है। अगर मर्मर्स हमने हेयर किए हैं तो मर्मर्स हमें क्या रिफ्लेक्ट करते हैं कि ऐसा ऐसा सीन हो सकता है, तो उस सीन से क्या होगा, जो वाइटल्स है पेशेंट की वो अल्टर हो सकती है। सो हमें पहले वाइटल साइंस मॉनिटर करने हैं, एसेस फॉर चेंजेस इन द वाइटल साइंस। लेटर ऑन हम एबीजी जो है
वो विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि बीपी फॉल हुआ है, एडिक्वेट परफ्यूजन नहीं हुआ है, तो देयर विल बी सम चेंजेस इन द एट्रियल ब्लड गैस वैल्यूज। वहाँ पे अगर पेरिफेरल टिश्यूज में एनारोबिक रेस्पिरेशन हुई होगी तो लैक्टेट वहाँ पे डेवलप हुआ होगा, ऐसे इंडिविजुअल को मेटाबॉलिक एसिडोसिस डेवलप हो चुकी होगी, बट ये लेटर फेज में करेंगे। देन इवेलुएट हॉट साउंड्स विद द क्लाइंट इज लीनिंग फॉरवर्ड। अब हमने एक पोजीशन में मुरमुर जो है वो हर्ड किए हैं, ठीक है। सो अगर हम दूसरी पोजीशन में भी करेंगे, बट इमीडिएटली उसकी ज़रूरत नहीं है। ऑब्टेन ए 12 लीड ईसीजी। ऑलरेडी जो है पेशेंट इज डायग्नोज्ड केस ऑफ एंटीरियर वॉल एमआई, सो देयर इज नो नीड फॉर ऑब्टेनिंग द 12 लीड ईसीजी। देन ए क्लाइंट रिसीव्स fibrinolytic therapy upon admission following a myocardial infarction. He is now receiving, पहले तो पेशेंट को क्या है, fibrinolytic थेरेपी मिली है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकाइनेज दिया है, आर्टिपुलेज दिया है, रेटिपुलेज दिया है, ठीक है। उससे क्या होता है, जो फिब्रिन वहाँ पे डिपॉजिट हुआ होता है, जो क्लॉट बना होता है विद इन द कोरोनरी आर्टरीज, वो ब्रेक हो जाता है। देन ही इज नाउ रिसीविंग एन IV इन्फ्यूजन ऑफ हेपेरिन सोडियम। अब इसको क्या मिल रहा है, हेपेरिन सोडियम मिल रहा है। हेपेरिन क्या है, दैट इज द नेचुरल एंटीकोगुलेंट, ठीक। और एंटीडोट क्या है इसका, प्रोटामाइन सल्फेट। नाउ एट 1200 यूनिट्स पर आवर, दैट मीन्स कि ये बोल रहा है कि पेशेंट को चल रहा है 1200 यूनिट्स पर आवर। सो वी कैन से कि जो प्रेस्क्रिप्शन है, prescription is 1200 units per hour. The dilution is 25,000 units per 500 ml. Dilution क्या है, 25,000 units per 500 ml. That means कि आपके पास 500 ml की एक बोतल है, उसमें कितने हैं, 25,000 यूनिट्स है। सो वी कैन से कि ये अवेलेबल डोज है। एज यू नो कि अगर हमें फ्लोरेट करनी हो, देन हम क्या करते हैं, प्रेस्क्रिप्शन बाय अवेलेबल ड्रग इनटू वॉल्यूम। प्रेस्क्रिप्शन कितनी है, 1200, ठीक है। अवेलेबल कितना है, 25,000 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है, 500 ml। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो वो निकल के आएगा 24 ml पर आवर। सो 24 ml पर आवर के हिसाब से हमें रखना है। Now, 65-year-old client is admitted to the emergency department with a fractured hip. Hip fracture हुआ है पेशेंट को, 65-year-old है, ठीक है, इमरजेंसी में एडमिट है। क्लाइंट हैज चेस्ट पेन। अब क्लाइंट जो है उसको चेस्ट पेन है एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। नाउ हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑर्डर्स नाइट्रोग्लाइसरीन टैबलेट्स। अब हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने क्या प्रेस्क्राइब किया है, नाइट्रोग्लाइसरीन टैबलेट्स। करते क्या है, यू नो इट वेल। विच शुड द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू डू। कौन सी इंस्ट्रक्शन जो है वो एक नर्स प्रोवाइड करेगी, किसको, क्लाइंट को। पुट द टैबलेट अंडर द टंग until it is absorbed. Swallow the tablet with 120 ml of water. Chew the tablet until it is dissolved. Place the tablet between his cheeks and gums. देखिए जो नाइट्रोग्लाइसरीन टैबलेट्स होते हैं, ठीक है, ये ऑरली एब्जॉर्ब होते हैं और एडमिनिस्टर करते हैं हम थ्रू सबलिंगुअल रूट। सब मीन्स बिलो, लिंगवा मीन्स टंग, ठीक है। टंग के नीचे जो है हम ये नाइट्रोग्लाइसरीन टैबलेट रखते हैं। टंग के नीचे ही क्यों रखते हैं, क्योंकि वहाँ पे वस्कुलैरिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है, वहाँ से ये इसकी फास्ट एब्जॉर्प्शन हो जाती है। सो राइट ऑप्शन इज ए, दैट इज पुट द टैबलेट अंडर द टंग। नाउ द नर्स हैज completed an assessment on a client with a decreased cardiac output. अब पेशेंट जो है, एक नर्स ने असेसमेंट कंप्लीट किया ऐसे पेशेंट का जिसका जो कार्डियक आउटपुट है वो कम है। विच फाइंडिंग शुड रिसीव द हाईएस्ट प्रायोरिटी। कार्डियक आउटपुट जो है पेशेंट का वो कम है। कार्डियक आउटपुट इज हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। अब कार्डियक आउटपुट जो होता है, कार्डियक आउटपुट डायरेक्टली होता है ब्लड प्रेशर। जितना कार्डियक आउटपुट होगा उतना ब्लड प्रेशर होगा। कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा तो बीपी विल बी लेस, ठीक है। अब ब्लड प्रेशर जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टिश्यू परफ्यूजन, ठीक है।
अगर ब्लड प्रेशर सही है, जो बॉडी के टिश्यूज़ है और बॉडी के ऑर्गन्स है, एसेंशियल ऑर्गन्स जैसे हुआ ब्रेन हुआ या हार्ट इटसेल्फ या किडनीज हुए, उनको सही से ब्लड सप्लाई मिलेगी। अगर ब्लड प्रेशर कम है तो टिश्यू परफ्यूजन जो है वो हैम्पर होगी और वी कैन से कि टिश्यू परफ्यूजन ऑल्टर हो जाएगा। बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं उनको सही से ब्लड नहीं मिल पाएगा। नाउ विच फाइंडिंग शुड रिसीव द हाईएस्ट प्रायोरिटी। ठीक, बीपी 110/62। अगर बीपी की बात करेंगे 110/62, अगर इसका मैप निकालेंगे दैट विल बी मोर देन 60। दैट मीन्स कि अगर मीन आर्टेरियल प्रेशर मोर देन 60 हुआ, दैट मीन्स कि टिश्यूज का जो परफ्यूजन है वो सही से हो रहा है। ठीक है, नाउ सो ये नॉर्मल फाइंडिंग है। एट्रियल फिब्रिलेशन, ठीक है, एट्रियल फिब्रिलेशन है पेशेंट को विद हार्ट रेट 82 एंड बेसलर क्रैकलस। ठीक है, पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन है, हार्ट रेट जो है वो विद इन नॉर्मल रेंज है, और जो क्रैकलस है दैट आर बेसलर क्रैकलस। क्रैकलस कब डेवलप होते हैं, जब किसी इंडिविजुअल को क्या होता है, पल्मोनरी इडीमा होता है। पल्मोनरी इडीमा में सिंपली फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है इन द पल्मोनरी सिस्टम विद इन द एल्वियोलाई। उससे क्या होता है, क्रैकलिंग साउंड डेवलप हो जाती है। ठीक है, यूजुअली उन पेशेंट्स में होता है जिनको लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होता है। नाउ एट्रियल फाइब्रिलेशन इज देयर, जब जब भी एट्रियल फिब्रिलेशन होता है तो देयर आर द चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस क्लॉट। ठीक है, लेकिन जो वो क्लॉट होता है वो आर्टेरियल क्लॉट होता है, वो जाके लॉज हो सकता है इनटू द किडनी। अगर वीनस होगा तो वो जाके लॉज होता है इन द लंग्स। तो यहाँ पे एक पैरामीटर जो है वो स्टेबल है, दैट मीन्स बीपी। ठीक है, हार्ट रेट भी स्टेबल है और क्रैकलेस यहाँ पे प्रेजेंट है, दैट मीन्स यहाँ पे सम सॉर्ट ऑफ डिफेक्ट है। नाउ सेकंड इज कंफ्यूजन। ये तो पेशेंट को कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन कब पेशेंट को हो सकता है, जब जो ब्रेन है एक इंडिविजुअल का उसको प्रॉपर से ब्लड सप्लाई नहीं मिलती होगी, फर्स्ट थिंग। सेकंड, यूरिन आउटपुट इज 1500 ml ओवर द लास्ट 2 आवर्स। ठीक है, मिनिमम यूरिन आउटपुट होता कितना होता है, लेस देन 30 ml पर आवर। इतना ही क्यों लेते हैं, क्योंकि ये जो वॉल्यूम होता है 30 ml का, ठीक है, इस इतने वॉल्यूम से हम जो बॉडी में वेस्टेज होते हैं उनको बाहर निकाल सकते हैं। जब वॉल्यूम इससे कम हो जाता है तो वेस्टेज जो है वो बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाती है। तब दैट इज वाई जो 30 ml लेते हैं वो हम मिनिमम यूरिन आउटपुट लेते हैं। अब यूरिन आउटपुट कितना है, 15 ml है। दैट मीन्स कि जो किडनीज है, किडनीज को ब्लड सप्लाई सही से नहीं मिल रही है। ठीक है, अब अगर जब ब्लड सप्लाई प्रॉपर से जाएगी तो फिल्ट्रेशन भी प्रॉपरली होगी, जीएफआर भी क्या होगा, नॉर्मल होगा। अब अगर किडनीज जो है, किडनीज को ब्लड नहीं मिल रहा है तो जीएफआर जो है दैट विल बी लेस। जब जीएफआर कम होगा तो यूरिन आउटपुट भी ऐसे इंडिविजुअल का कम होगा। प्लस देयर इज ऑर्थोपेनिया, जब पेशेंट जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करता है फ्रॉम सिटिंग टू स्टैंडिंग पोजीशन, उसका बीपी जो है वो फॉल होता है। सो यहाँ पे कंफ्यूजन है पेशेंट को, यूरिन आउटपुट कम है और ऑर्थोपनिया है, तो दैट इज सजेस्टिव ऑफ हाइपोवोल्यूमिक शॉक। हाइपोवोल्यूमिक शॉक। सो पहले केस में क्या था, पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन थी लेकिन स्टेबल था, बीपी भी ठीक था और सम सॉर्ट ऑफ क्रैकल्स वर देयर। लेकिन सेकंड केस में क्या है, पेशेंट को जो है हाइपोवोल्यूमिक शॉक है। ठीक है, अगर कंफ्यूजन परसिस्टेंट रहा, अगर ब्रेन परफ्यूजन ज़्यादा टाइम तक नहीं हुआ तो परमानेंट जो है ब्रेन डेथ हो सकती है। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे जाएगा ऑप्शन बी। SpO2 92 है बट ऑन 2 लीटर्स है, तो पेशेंट विल इम्प्रूव विथ टाइम। रेस्पिरेशन ठीक है, +1 इडीमा है लोअर एक्सट्रीमिटीज का, दैट मीन्स देयर इज माइल्ड टू मॉडरेट इडीमा। वेट गेन ऑफ 1 kg इन 3 days। बीपी जो है वो 130/80 है, माइल्ड डिस्निया है विथ एक्सरसाइज। वेट गेन जो है वो विद इन लिमिट्स है, सो दिस विल नॉट आल्सो बी द प्रायोरिटी। सो प्रायोरिटी पे जाएगा ऑप्शन 2, क्योंकि यहाँ पे जो मैनिफेस्टेशन है दैट आर ऑफ हाइपोवोल्यूमिक शॉक। नाउ the nurse noticed that a client's heart rate decreases from 63 to 50 beats per minute on the monitor. The nurse should first, देखिए अब पेशेंट जो है इसकी हार्ट रेट कहाँ से फॉल हुई है, फ्रॉम 63 to 50। नॉर्मल हार्ट रेट इन एन एडल्ट इज 60 to 100। ठीक है, पहले 63 दैट मीन्स विद इन नॉर्मल रेंज थी, अब 50 है, दैट मीन्स पेशेंट हैज डेवलप्ड ब्रेडिकार्डिया। अगर ACLS गाइडलाइंस की बात करेंगे तो ACLS गाइडलाइंस के मुताबिक हमें एक पेशेंट जो ब्रेडिकार्डिया का हो उसको कैसे मैनेज करना है। फर्स्ट थिंग इज कि जब हमने हार्ट रेट चेक की
तो पेशेंट को आइडेंटिफाई हुआ ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। अगर पेशेंट को मॉनिटर लगा है, मॉनिटर पे हमें ब्रेडिकार्डिया दिखा, तो सबसे पहले चेक करना है हमें लीड प्लेसमेंट कि जो लीड्स है वो सही से प्लेस्ड है कि नहीं। अगर लीड प्लेसमेंट जब हमने देखी तो हमें पता चला कि लीड्स जो है वो सही से प्लेस्ड है, लेकिन पेशेंट जो है उसको स्टिल ब्रेडिकार्डिया है। तो आफ्टर दैट हमें क्या करना है, आफ्टर दैट हमें देखना है कि अगर पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया है तो सिम्टोमेटिक है पेशेंट कि नहीं, ठीक है। सिम्टोमेटिक कैसे पता चलेगा, पेशेंट को जो है ब्रेडिकार्डिया है, ठीक है। सो ब्रेडिकार्डिया अगर है, कार्डियक आउटपुट की बात करेंगे, कार्डियक आउटपुट इज हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। सो अगर ब्रेडिकार्डिया है, हार्ट रेट कम होगी तो स्ट्रोक कार्डियक आउटपुट भी लेस होगा। सेम सीन है, बीपी कम होगा, टिश्यू परफ्यूजन कम होगा। जब टिश्यू परफ्यूजन कम होगा तो पेशेंट जो है उसको हाइपोवोलीमिया के सिम्टम्स आएंगे। अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक है तब हमें इंटरवेंशन लेना है। अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक नहीं है सो देयर इज नो नीड ऑफ इंटरवेंशन। नाउ अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक है तो पेशेंट को हमें सीपीआर देना है। जब हम सीपीआर देंगे उससे क्या होगा, पेशेंट की जो हार्ट रेट है दैट विल गेट इम्प्रूव। इन केस सीपीआर से भी कुछ नहीं हुआ देन हमें एट्रोपिन देना, ठीक है। ओल्ड गाइडलाइंस के थ्रू 0.5 देते थे, नाउ न्यू गाइडलाइंस के थ्रू 1 mg देते हैं, ठीक। अगर एट्रोपिन से इम्प्रूव हुआ पेशेंट तो ठीक है, अगर एट्रोपिन से इम्प्रूव नहीं हुआ तो हमें क्या करना है, पेशेंट को ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग करनी, और वी कैन से कि पेशेंट जो है, पेशेंट को हमें पेस मेकर लगाना है। सो एल्गोरिदम क्या है, अगर ब्रेडिकार्डिया है पेशेंट को लीड प्लेसमेंट हमें देखनी है। अगर लीड सही से है तो सिम्टम्स देखने हैं कि ब्रेडिकार्डिया से सिम्टम्स डेवलप हुए हैं कि नहीं हुए हैं। अगर सिम्टम्स डेवलप नहीं हुए हैं तो देयर इज नीड फॉर नो इंटरवेंशन। अगर सिम्टम्स डेवलप हुए हैं तो सीपीआर करना है पेशेंट को। सीपीआर से इम्प्रूव हुआ तो ठीक, अगर नहीं हुआ तो एट्रोपिन एडमिनिस्टर करना है। अगर एट्रोपिन से ठीक नहीं हुआ तो फिर हमें एंड में क्या करना है, पेस मेकर लगाना है। ऑप्शन की बात करेंगे, एडमिनिस्टर 0.5 mg ऑफ एट्रोपिन IV पुश। यहाँ पे 1 mg की बात क्यों हमने की, क्योंकि देखा गया है कि अगर लेस देन 1 mg जो है एट्रोपिन एडमिनिस्टर करते हैं एक पेशेंट में, देयर ऑफर्स द वेगस स्टिमुलेशन, ठीक है। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, इससे क्या होता है, पेशेंट को फर्दर ब्रेडिकार्डिया होता है। दैट्स वाई कि इन प्रेजेंट टाइम्स हम 1 mg ऑफ एट्रोपिन एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक। सो पहले ही हमें एट्रोपिन एडमिनिस्टर नहीं करना है जैसा आपने एल्गोरिदम में देखा। देन ऑस्कल्टेट फॉर एबनॉर्मल हार्ट साउंड, हार्ट साउंड से अभी कोई लेना देना नहीं है। प्रिपेयर फॉर ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग, अगर एट्रोपिन हम देंगे, एट्रोपिन के बाद भी पेशेंट ने रेस्पॉन्ड नहीं किया तब जाके हम ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग कर सकते हैं। इन द एंड टेक द क्लाइंटस ब्लड प्रेशर, जब हम ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग करेंगे, अगर ब्लड प्रेशर डाउन है, ब्लड प्रेशर कम हुआ है तो वहां पे पेशेंट को सिम्टम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। सो पहली प्रायोरिटी पे हमें पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करना है। Next question is, a client is admitted with MI and new onset atrial fibrillation. Patient जो है उसको MI हुआ है and after that complication develop हुई है atrial fibrillation. Within 24 hours maximum chances of death होते हैं, और जो complication होती है यूजुअली डिसरिथमियाज एक पेशेंट को डेवलप होते हैं। तो डिसरिथमियाज में क्या डेवलप हुआ है, एट्रियल फिब्रिलेशन डेवलप हुई है। एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होता है, जो पी वेव्स होते हैं, जो एट्रिया होते हैं वो खाली वाइब्रेट करते हैं, तो ईसीजी पे हमें पी वेव्स जो है वो नजर नहीं आते, और एट्रियल फिब्रिलेशन में चांसेस ऑफ एट्रियल थ्रोम्बस फॉर्मेशन ज़्यादा होती है। व्हाइल ऑस्कल्टेटिंग द हार्ट द नर्स नोट्स एन इरेगुलर हार्ट रेट, जब हमने ऑस्कल्टेशन की हार्ट साउंड्स की तो वहां पे हमें क्या सुनाई दिया, इरेगुलर हार्ट रेट। देन एंड हियर्स एन and hears an extra hard sound at the apex after the S2 that remains constant through the respiratory cycle. The nurse should document this finding as, जब हमने पेशेंट की जो है हार्ट साउंड ऑस्कल्टेट की तो हमने क्या हियर किया, एक इरेगुलर हार्ट साउंड प्रोड्यूस हो रही है आफ्टर द S2, ठीक है। एपेक्स ऑफ द हार्ट पे वो जो है वो हमें ऑस्कल्टेट हो रही है, और ये जो साउंड है ये कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द रेस्पिरेटरी साइकिल। तो जो नर्स है वो ऐसी फाइंडिंग को क्या डॉक्यूमेंट करेगी, देखिए
अगर किसी भी इंडिविजुअल में S2 दैट इज द सेकंड हार्ट साउंड, फर्स्ट हार्ट साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वैल्व्स जो है, बाई एंड ट्राइकस्पिड वैल्व्स जो है वो क्लोज होते हैं, ठीक है। देन S2 कब प्रोड्यूस होती है, ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमिलोनर वाल्व्स, ठीक है। जो आयोटिक वाल्व होता है और पल्मोनिक वाल्व होता है, जब वो क्लोज हो जाते हैं उनके क्लोजर से S2 साउंड प्रोड्यूस होती है। नाउ अगर अब किसी भी पेशेंट में आफ्टर द S2 कुछ साउंड प्रोड्यूस हो गई, लेकिन उस साउंड का कैरेक्टरिस्टिक कैसे होगा, दैट विल बी कांस्टेंट थ्रू आउट द रेस्पिरेटरी साइकिल। दैट मीन्स कि विथ इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन वो जो साउंड है वो चेंज नहीं होगी, तो वैसी साउंड जो होगी दैट विल बी S3। सो S3 साउंड जो है वो कब प्रोड्यूस होते हैं, एट द बिगिनिंग ऑफ द डायस्टोल, ठीक है। जब डायस्टोल स्टार्ट हो जाता है, और वी कैन से कि जब वेंट्रिकल्स की रिलैक्सेशन स्टार्ट हो जाती है, तब जाके एक एबनॉर्मल साउंड प्रोड्यूस होती है कुछ इंडिविजुअल्स में, ठीक है, जिनको कुछ कंडीशन होगी। तो वो साउंड जो है उस साउंड को हम क्या बोलते हैं, S3। S3 स्टार्ट होती है विद द बिगिनिंग ऑफ द डायस्टोल, और अगर हमें इसको ऑस्कल्टेट करना होगा तो ये कहाँ पे हम ऑस्कल्टेट करते हैं, एट एपेक्स, जो एपेक्स होता है हार्ट का, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, वहां पे हम ये ऑस्कल्टेट करते हैं। S3 हार्ट साउंड जो है ये यूजुअली प्रेजेंट होती है उन पेशेंट्स में जिनको LVF दैट इज द लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। ये इंपॉर्टेंट है, अगर पूछेगा एग्जामिनर कि S3 हार्ट साउंड किस कंडीशन में हम ऑब्जर्व करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, सो ऑप्शन विल बी लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। अब एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन घुमा सकता है कि एक पेशेंट जो है उसके हमने हार्ट साउंड चेक किए, वहां हमें लगा कि S3 हार्ट साउंड जो है वो प्रोड्यूस हुई है, तो सबसे पहली इंटरवेंशन क्या होगी, तो वहां पे जो है हमें फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है, क्योंकि S3 जो है ये सजेस्ट करता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, ठीक। अब S3 तो हो गया हमारा, S4 क्या होता है, दैट इज द फोर्थ हार्ट साउंड। S3 हो या S4 हो, बोथ आर कंसिडर्ड एज द एबनॉर्मल हार्ट साउंड, ठीक है। लेकिन जो S3 होती है वो प्रेगनेंसी में हम कंसिडर करते हैं एज नॉर्मल हार्ट साउंड। S4 तब प्रोड्यूस होती है जब क्या होता है, जब जो डायस्टोल है, डायस्टोल के लेट फेज में, ठीक है, दैट मीन्स कि रिलैक्सेशन के लेटर फेजेस में जो है हम जो साउंड हर्ड करते हैं और ऑस्कल्टेट करते हैं, दैट इज द S4 साउंड। अब S4 साउंड कैसे हो डेवलप हो जाती है और प्रोड्यूस कैसे हो जाए, जब एट्रिया कंट्रैक्ट होते हैं, एट्रिया के कंट्रैक्शन से जो ब्लड होता है वो वेंट्रिकल्स में चला जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसी कंडीशन हो जहां पे ये जो वेंट्रिकल्स है ये इनकम्पिटेंट हो, और सिंपली वी कैन से कि ये जो वेंट्रिकल्स है ये स्टिफ हो, सो दिस S4 साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन देयर इज वेंट्रिकुलर स्टिफनेस। अगर वेंट्रिकल्स में स्टिफनेस है तो S4 साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। अब किस कंडीशन में वेंट्रिकल्स में स्टिफनेस हो सकती है, जैसे किसी इंडिविजुअल को पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, ठीक है, या सिंपल सिस्टमिक हाइपरटेंशन है, या किसी इंडिविजुअल को इस्कीमिक हार्ट डिजीज होगी। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ये जो वेंट्रिकल्स होते हैं ये स्टिफ होते हैं, ठीक है। सो ये प्रॉपरली जो है कंट्रैक्ट रिलैक्स नहीं कर पाते, उससे क्या होता है, एक एबनॉर्मल हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है एट लेट डायस्टोलिक फेज, दैट इज कॉल्ड एज द S4 हार्ट साउंड। वन मोर थिंग कि जो S4 हार्ट साउंड है ये हम कभी ऑस्कल्टेट नहीं कर सकते ऐसे पेशेंट में जिस पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन। क्यों, क्योंकि S4 का बनना तब स्टार्ट होता है जब एट्रिया जो है वो कंट्रैक्ट करते हैं, लेकिन इन केस ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन जो एट्रिया है दे जस्ट वाइब्रेट, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन जो है S4 साउंड
जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो सकती है। सो अगर कभी पूछा जाएगा कि किस कंडीशन में S4 साउंड प्रेजेंट नहीं हो सकती है, तो आंसर विल बी एट्रियल फिब्रिलेशन। नाउ यहाँ पे ऑप्शंस की बात करेंगे। हार्ट जो है, हार्ट की रेट दैट इज इरेगुलर विथ S3, तो दिस इज इरेगुलर हार्ट रेट विथ S3। S4 नहीं है, देन इरेगुलर हार्ट रेट है विद आयोटिक रिगर्जिटेशन, रिगर्जिटेशन भी नहीं है और स्टेनोसिस भी नहीं है। अगर रिगर्जिटेशन होती या स्टेनोसिस होती तो वहां पे मर्मर्स होते, तो क्वेश्चन में क्या होता, फिर वहां पे होता फिर देयर इज सम सॉर्ट ऑफ ब्लोइंग और वूशिंग साउंड। नाउ another question is 60-year-old male client comes into the emergency department with the complaints of crushing substernal chest pain। ठीक, सो पेशेंट आया 60 ईयर एज का इमरजेंसी में और कंप्लेंट कर रहा है देयर इज सम क्रशिंग सबस्टर्नल पेन विद द स्टर्नल रीजन चेस्ट में, दैट रेडिएट्स टू हिज शोल्डर, जो रेडिएट करती है टुवर्ड्स द शोल्डर एंड लेफ्ट आर्म। सो अगर पेन के कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो ये सजेस्ट करता है इसको MI की पेन है, और वी कैन से कि दैट इज हैविंग इस्कीमिक पेन। ठीक, द एडमिटिंग डायग्नोसिस इज एक्यूट MI। ठीक है, जब एडमिट किया पेशेंट को, ऑन द एडमिशन डायग्नोज क्या हुआ, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, इमीडिएट एडमिशन ऑर्डर्स। ठीक है, अब जो डॉक्टर है ड्यूटी पे उसने क्या किया, एडमिशन का ऑर्डर दिया। ठीक है, ऑर्डर्स में क्या क्या आया, फर्स्ट इज ऑक्सीजन बाय नेजल कैन्युला एट 4 लीटर्स, ब्लड वर्क ABG वगैरह, चेस्ट रेडियोग्राफ। ठीक है, चेस्ट रेडियोग्राफ किस लिए, कि पेशेंट जो है उसको कुछ स्ट्रक्चरल कार्डियक एब्नॉर्मलिटी मत है या हार्ट फेलियर मत डेवलप हुआ है बिकॉज ऑफ द MI। तो LAD ECG, ठीक है, तो रोल आउट की MI कौन से टाइप का है, ST एलिवेटेड है, नॉन ST एलिवेटेड है, एंड 2 mg ऑफ मॉर्फिन सल्फेट। ठीक, नर्स फर्स्ट शुड डू। ठीक है, अब यहाँ पे पेशेंट जो है वो इमरजेंसी में आया, डायग्नोज किया मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, अब डॉक्टर ने ऐसे ऐसे प्रिस्क्रिप्शन लिखा, ऑक्सीजन, ब्लड वर्क, चेस्ट रेडियोग्राफी, 2 LAD ECG और मॉर्फिन सल्फेट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए अगर हम गाइडलाइंस ACLS गाइडलाइंस की बात करेंगे रिगार्डिंग द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और रिगार्डिंग द कॉरोनरी आर्टरी सिंड्रोम, तो कॉरोनरी आर्टरी सिंड्रोम में हमें क्या करना है कि अगर हमें फाइंड आउट हुआ कि पेशेंट जो है, पेशेंट को MI डेवलप हुआ है दैट इज द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, तो सबसे पहले हमें पेशेंट को जो है रेस्ट दें। ठीक है, रेस्ट क्यों देंगे पेशेंट को, क्योंकि अगर पेशेंट मूवमेंट करेगा, बेड से उठेगा या यहाँ वहाँ चलेगा, जो ऑक्सीजन की डिमांड है उसकी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, जब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी तो जो चेस्ट पेन है, ठीक है, चेस्ट पेन इसकी एग्रीवेट ज़्यादा होगी। सो पहली प्रायोरिटी पे रेस्ट देना है पेशेंट को। देन अगर इंडिविजुअल जो है उसको एस्प्रिन से एलर्जी नहीं होती है तो एस्प्रिन हमें देना है। क्या देना है, एस्प्रिन देना है। क्यों, क्योंकि एस्प्रिन जो है दैट इज एंटीप्लेटलेट एग्रीवेटर। ठीक है, ये जो क्लॉट बना होता है इसके इर्द गिर्द क्या होता है, फिर प्लेटलेट जो है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, जो कॉरोनरी आर्टरी में क्लॉट होता है वो बढ़ जाता है। जब हम एस्प्रिन देते हैं ये इन प्लेटलेट्स को एग्रीवेट नहीं होने देता है, तो क्लॉट का जो साइज है वो इंक्रीज नहीं होता है ना। थर्ड थिंग इज कि अगर कोई पेशेंट है उसको एस्प्रिन से एलर्जी है, ठीक है, या उसको एज फॉर इंस्टेंस गैस्ट्राइटिस है, गैस्ट्राइटिस अगर है तो एस्प्रिन नहीं देते हैं क्योंकि एस्प्रिन जो है GI क्लियर करवाता है, तो वहां पे हम क्या देंगे, नाइट्रोग्लाइसरीन। नाइट्रोग्लाइसरीन भी तब देंगे पेशेंट को अगर पेशेंट को जो है कंट्राइंडिकेटेड नहीं हो। देन पेशेंट जो है उसको हम एडमिनिस्टर करते हैं मॉर्फिन सल्फेट। मॉर्फिन सल्फेट, मॉर्फिन सल्फेट प्राइमरली देते हैं इस पर्पज के लिए क्योंकि जो मायोकार्डियम की ऑक्सीजन डिमांड है उसको ये कम कर देता है, क्योंकि ओपियाइड एनाल्जेसिक है, मायोकार्डियम की ऑक्सीजन डिमांड कम हो गई। ठीक है, ओपियाइड एनाल्जेसिक है तो पेन जो है वो रिड्यूस होगी। ठीक है, और इससे भी पेन रिड्यूस होती है, जब मायोकार्डियम की ऑक्सीजन डिमांड कम होती है तो पेन अल्टीमेटली खुद ब खुद रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि पेन जो अराइज हुई वो अराइज होती है तब जब मायोकार्डियम को सही से ऑक्सीजन नहीं मिलता है, प्लस बिकॉज ऑफ द MI अगर पेशेंट को एंग्जाइटी डेवलप हुई है वो एंग्जाइटी भी रिड्यूस होती है। तो हमें तीन जो है, तीन चीज़ें हमें
अचीव हो रही है, सो हम एडमिनिस्टर करते हैं मॉर्फिन सल्फेट का। तो गाइडलाइंस में क्या है, पहले पेशेंट को रेस्ट प्रोवाइड करना है, देन एस्प्रिन देना है अगर पेशेंट को कंट्राइंडिकेटेड नहीं है, देन नाइट्रोग्लाइसिन देना है तब अगर पेशेंट को कंट्राइंडिकेटेड नहीं है, देन मॉर्फिन सल्फेट जो है वो हमें एडमिनिस्टर करना है। उसके बाद हमें पेशेंट जो है उसको 12 लीड ईसीजी परफॉर्म करना है, ठीक है। और वी कैन से कि जो ईसीजी मॉनिटर लगा होता है पेशेंट के बेड साइड में, पेशेंट को उस मॉनिटर पे रखना है जो बेड साइड में होता है। देन उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें पेशेंट को सैचुरेशन चेक करनी है और ऑक्सीजन देना है। ऑक्सीजन कब देना है, इफ SpO2 इज लेस देन 94, ठीक है। अगर सैचुरेशन 94 से कम है तब जाके हमें ऑक्सीजन स्टार्ट करना है थ्रू नेजल कैनुला, नेजल कैनुला के थ्रू हमें ऑक्सीजन देना है, ठीक। और हमें क्या करना है, हमें 2 IV लाइन्स जो है एंटीक्यूबाइटल फोसा में वो हमें इनिशिएट करनी है और स्टार्ट करनी। IV लाइन इनिशिएट करना डजंट मीन कि हम फ्लूइड स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज IV फ्लूइड इन्फ्यूजन और IV फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन। जब हम बोलते हैं 2 IV लाइन्स को क्या करना है, सिक्योर करना है या इनिशिएट करना है, दैट मीन्स हमें इसको 2 साइड से 2 एंटीक्यूबाइटल फोसा में क्या लगाना है, IV लाइन सिक्योर करके रखना है, सो दैट कि अगर लेटर ऑन पेशेंट को मेडिकेशन की जरूरत पड़ गई, एज पर इंस्टेंस MI वाला है, कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है, तो हमें इसको आयोनोट्रॉप्स पे रखना है, डोबिटामिन पे रखना है, डोपामाइन पे रखना होगा या नॉरेड पे रखना होगा, तो वहां पे हमें फिर क्या है, वहां पे हमें फिर आसानी हो जाएगी। सो ये गाइडलाइंस में आता है। और सिक्योर करेंगे IV लाइन्स, फिर अगर ज़रूरत पड़ेगी फिजिशियन को इन्फॉर्म करने की तो इन्फॉर्म करेंगे फिजिशियन को, ठीक है। और आफ्टर दैट जो भी हमें रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन वगैरह करने हैं, चेस्ट रेडियोग्राफी करनी है, ठीक है, ब्लड वर्क जैसे ABG VBG वगैरह हो गया वो जाके तब कर सकते हैं। तो ACLS गाइडलाइंस क्या है फॉर कोरोनरी आर्टरी सिंड्रोम, रेस्ट, एस्प्रिन, नाइट्रोग्लिसरीन, मॉर्फिन सल्फेट, 12 लीड ECG, ठीक है, ऑक्सीजन, सप्लीमेंटेशन अगर लेस देन 94 हो गई थ्रू नेजल कैनुला, और 2 IV लाइनर्स जो है वो हमें सिक्योर करनी है। सो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नर्स जो है वो पहले क्या करेगी, ठीक है, क्या एडमिनिस्टर करेगी मॉर्फिन। गाइडलाइंस में अगर देखेंगे तो सबसे पहले आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मॉर्फिन, ठीक है। मायोकार्डियम की ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाएगी, पेन रिड्यूस होगी और पेशेंट जो है, पेशेंट की एंजाइटी कम हो जाएगी। उसके बाद हमें सेकंड फेज में करना है, सेकंड इंटरवेंशन में 12 लीड ECG करनी है, ठीक है। उसके बाद हम 3 नंबर पे ये 2 चीजें रख सकते हैं, ब्लड वर्क और चेस्ट रेडियोग्राफ। नाउ व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग ए थ्रोम्बोलिटिक ड्रग टू द क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग MI, ठीक है, द नर्स एक्सप्लेन दैट द पर्पस ऑफ दिस ड्रग। थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स में, और वी कैन से कि जब भी हमें MI वाला पेशेंट आता है उसको हम थ्रोम्बोलाइज करते हैं, थ्रोम्बोलिसिस करते हैं। थ्रोम्बोलिसिस कैसे करते हैं, जो क्लॉट होता है विद इन द मायोकार्डियल वेसल, ठीक है, वहां पे हम क्या करते हैं, हम IV एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं TPAs की, दैट इज टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स। प्लाज्मिनोजन क्या करता है, प्लाज्मिनोजन जो है वो इस क्लॉट को जो है वो फिब्रिनोलिसिस करता है, ठीक है, और वी कैन से कि वो ब्रेक डाउन करता है इस क्लॉट, ठीक। स्ट्रेप्टोकाइनेज देते थे, मॉडर्न टाइम्स में क्या देते हैं, अल्टीप्लेस देते हैं, रेटिकुलेस और टेनेक्टिपुलेस मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं, ठीक है। डोज वगैरह का हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। नाउ अब पेशेंट जो है MI का है उसको हम थ्रोम्बोलिटिक ड्रग दे रहे हैं और वी कैन से टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर दे रहे हैं। तो नर्स क्या एक्सप्लेन करेगी, दैट द रेस्ट पर्पस ऑफ दिस ड्रग। तो पर्पस क्या है इसका, पर्पस है इसका ये क्लॉट जो है, क्लॉट को ये ब्रेक करता है, हेल्प अस कीप हिम वेल हाइड्रेटेड, हाइड्रेशन के साथ इसका कुछ नहीं है, डिसॉल्व क्लॉट दैट ही मे हैव। सो ये क्या करता है, क्लॉट को डिसॉल्व करता है, प्रिवेंट किडनी फेलियर, किडनी फेलियर प्रिवेंट नहीं करता है, ट्रीट पोटेंशियल कार्डियक एरिथमियास, कार्डियक एरिथमियास जो है वो ट्रीट नहीं करता है। इन एडिशन टू दिस
जो ये टीपीएस होते हैं ये इंड्यूस करते हैं एरिथमिया, क्योंकि जब हम टीपीए एडमिनिस्टर करते हैं तो रिपरफ्यूजन हो जाता है एमआई का, और उस सडन रिपरफ्यूजन से क्या हो सकता है, पेशेंट कैन डेवलप सम सॉर्ट ऑफ एरिथमियास। ठीक है, और टीपीए कब एडमिनिस्टर करते हैं, जो गोल्डन टाइम होता है दैट इज 60 to 90 मिनट्स। ठीक है, इसमें अगर हम थ्रोम्बोलिटिक एजेंट का यूज़ करेंगे और थ्रोम्बोलाइज करेंगे पेशेंट को तो सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बट अप टू 5 आवर्स हम थ्रोम्बोलाइज कर सकते हैं, लेकिन जितना जितना टाइम होगा उतना उतना जो है सर्वाइवल के चांसेस कम होते हैं। और कॉम्प्लिकेशन की बात करेंगे थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी की, तो देयर आर चांसेस ऑफ ब्लीड, यूजुअली जो कॉम्प्लिकेटेड होती है दैट इज द सेरेब्रल ब्लीड। ठीक है, नाउ ए क्लाइंट एडमिटेड फॉर द एमआई डेवलप्स कार्डियोजेनिक शॉक। अब पेशेंट जो है उसको एमआई था, अब डेवलप क्या हुआ है, कार्डियोजेनिक शॉक। वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस मायोकार्डियल इंफार्क्शन इज कार्डियोजेनिक शॉक। आर्टीरियल लाइन जो है वो इंसर्ट की है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर शुड द नर्स क्वेश्चन। सो इनमें से कौन सा ऑर्डर जो है एक नर्स जो है वो क्वेश्चन करेगी। ठीक, जब भी पेशेंट को कार्डियोजेनिक शॉक डेवलप होता है, फ्लूइड्स जो है वो कंट्राइंडिकेटेड हो। फ्लूइड्स क्यों कंट्राइंडिकेटेड होते हैं, क्योंकि फ्लूइड्स जो है वो वर्कलोड बनाते हैं, बढ़ाते हैं ऑन हार्ट। हार्ट पे अगर वर्कलोड बढ़ जाएगा इन केस ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक, जो हार्ट वो ऑलरेडी कंप्रोमाइज्ड है, सो इट कैन लीड टू द हार्ट फेलियर। ठीक है, फ्लूइड्स कंट्राइंडिकेटेड है ना। सेकंड थिंग इज कि जो कार्डियोजेनिक शॉक होता है इसमें हम आयोनोट्रोपिस देते हैं, दैट मीन्स कि हम डोब्यूटामाइन देते हैं। ठीक है, और नॉर एड्रेनालिन। ठीक, थर्ड थिंग इज कि अगर किसी एमआई वाले को, अगर कोई एमआई का पेशेंट होगा उसको कार्डियोजेनिक शॉक डेवलप हुआ है, देखिए जब कार्डियोजेनिक शॉक डेवलप होता है तो हीमोडायनामिक अनस्टेबिलिटी डेवलप हो जाती। अगर कोई पेशेंट होगा एमआई का जो हीमोडायनामिकली स्टेबल होगा उसमें हम बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। अगर पेशेंट हीमोडायनामिकली अनस्टेबल होता है वहां पे बीटा ब्लॉकर्स नहीं देते। एमआई का पेशेंट है, उसको क्या हुआ है, कार्डियोजेनिक शॉक डेवलप हुआ है, दैट मीन्स पेशेंट इज हीमोडायनामिकली अनस्टेबल। सो अगर बीटा ब्लॉकर्स डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किए हैं, यू आर सपोज टू क्वेश्चन दैट। ऑप्शन की बात करेंगे, यूरिन आउटपुट ऑफ लेस देन 30 ml फॉर 2 consecutive hours। यूरिन आउटपुट लेस देन 30 ml है, दैट मीन्स देयर इज ओलिगुरिया। ठीक है, कार्डियोजेनिक शॉक डेवलप हुआ है, बीपी कम है, रीनल परफ्यूजन नहीं हो रहा है, जीएफआर कम होगा तो यूरिन आउटपुट भी कम होगा। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड फाइंडिंग है। ठीक, मेटप्रोलार 5 mg IV। अब पेशेंट है एमआई का, यहाँ से कार्डियोजेनिक शॉक है, हीमोडायनेमिक अनस्टेबिलिटी है, मेटप्रोलाल जो है दैट इज बीटा ब्लॉकर। ठीक है, बीटा ब्लॉकर कंट्राइंडिकेटेड है लेकिन डॉक्टर ने लिखा है तो यू विल क्वेश्चन द सेम। राइट ऑप्शन क्या रहेगा, बी। रिमेनिंग ऑप्शन इसकी देखेंगे तो प्रिपेयर फॉर एन पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर इंसर्शन ये करते हैं, सो जस्ट मेजर द पल्मोनरी आर्टरी मीन प्रेशर और पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर, टाइट्रेटेड डोब्यूटामाइन टू कीप सिस्टोलिक बीपी मोर देन 100, ये इंडिकेटेड है यहाँ। ठीक, सो राइट ऑप्शन क्या रहेगा, बी। नाउ if the client who was admitted for MI develops cardiogenic shock, which characteristic sign should the nurse expect to observe। ठीक, अगर पेशेंट जो है MI का था उसमें क्या डेवलप हुआ है, कार्डियोजेनिक शॉक डेवलप हुआ है, तो कौन सी एक्सपेक्टेड फाइंडिंग है यहाँ पे। ठीक है, जीएफआर कम होता है, यूरिन आउटपुट कम होता है, सो देयर विल बी ओलिगुरिया। ब्रैडिकार्डिया नहीं होगा, इन दैट प्लेस क्या होगा, टेकिकार्डिया होगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर फॉल हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाएगी। ब्लड प्रेशर जो है दैट विल बी नॉट एलिवेटेड, दैट विल बी डिक्रीज्ड और रिड्यूस्ड। ठीक, सो ये कार्डियोजेनिक शॉक है, अगर सेप्टिक शॉक होता तो फीवर होता वहां पे, बट द शॉक इज कार्डियोजेनिक सो फीवर नहीं होगा। राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। देन द physician ordered continuous IV nitroglycerin for the client with MI। ठीक है, फिजिशियन ने क्या ऑर्डर किया, IV NTG इन्फ्यूजन। एसेंशियल नर्सिंग एक्शंस
इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। अब पेशेंट जो है उसको हमें क्या देना है, नाइट्रोग्लाइसरीन देना है। जो भी हमें इमरजेंसी ड्रग जो हम देते हैं, ठीक है, जो हमें मेंटेनेंस पे रखने होते हैं, जैसे डोपामाइन हो गया और डोब्यूटामीन हो गया, ठीक है, और वी कैन से आइसोप्रिनालिन हो गया या नाइट्रोग्लाइसरीन एटसेट्रा, ठीक है। ये हम इनकी जो रेट है वो हमें एक्यूरेट रखनी होती है, सो दैट कि जो थेरापेटिक इफेक्ट होगा वो सही से अचीव होगा। सो रेट एक्यूरेट रखने के लिए हमें किसका यूज करना है, वी हैव टू मेक यूज ऑफ इन्फ्यूजन पंप। सो अगर डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है एनटीजी इन्फ्यूजन, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इन्फ्यूजन पंप जो है वो हमें अवेलेबल है कि नहीं है। ऑब्टेनिंग एन इन्फ्यूजन पंप फॉर द मेडिकेशन, ये भी हमें सबसे पहले देखना है कि इन्फ्यूजन पंप अवेलेबल है कि नहीं है। अगर अवेलेबल नहीं है तो हमें लाना है, उसके थ्रू हमें नाइट्रोग्लाइसिन देना है। सो पहली एक्शन जो होगी एक नर्स की, दैट विल बी अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फ्यूजन पंप। मॉनिटर ब्लड प्रेशर एवरी 4 आवरली, ब्लड प्रेशर जो है वो हमें एवरी 2 आवरली मॉनिटर करना है जो भी पेशेंट होगा ऑन एनटीजी। मॉनिटर यूरिन आउटपुट आवरली, ठीक है, यूरिन आउटपुट हमें मेजर करना है बट एसेंशियल नहीं है एट इनिशियल स्टेज। ऑब्टेन सीरम पोटेशियम लेवल्स डेली, सीरम पोटेशियम लेवल्स जो है वो इम्पैक्ट नहीं होती है बिकॉज ऑफ नाइट्रोग्लाइसिन। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। Next question is, when teaching the client with MI, the nurse explains that the pain associated with MI is caused by। देखिए जो भी पेन होती है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में, एज ए ऑलरेडी टोल्ड यू कि इस्कीमिया से डेवलप होती है, और वो इस्कीमिया कब डेवलप होता है, जब जो हार्ट मसल है मायोकार्डियम है उसको ऑक्सीजन जो है वो सही से नहीं मिलता है। तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, दैट इज द इनसफिशिएंट ऑक्सीजन रीचिंग द हार्ट मसल। Now, next is, which of the following is an expected outcome when the client is receiving an IV administration of furosemide? furosemide क्या है? furosemide is loop diuretic, ठीक है, renal disorders में देते हैं, किडनी फेलियर वगैरह में, या हार्ट डिसऑर्डर्स में देते हैं अगर किसी इंडिविजुअल को जो है हार्ट फेलियर होता है, ठीक, फ्लूइड ओवरलोड को रिड्यूस कर देता है। तो कौन सा एक्सपेक्टेड आउटकम होगा जब एक पेशेंट जो है उसको हम एडमिनिस्टर करेंगे फिरोसिमाइड? फिरोसिमाइड क्या करता है? फिरोसिमाइड रिड्यूस करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन अलॉन्ग विथ सोडियम, ठीक है, सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन, प्राइमरली वाटर, सेकेंडरी इज सोडियम। वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को कम करता है, कहाँ से कम करता है? फ्रॉम रीनल टिब्यूलस, रीनल टिब्यूलस से जो है वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कम करता है। रीनल टिब्यूलस मीन्स फ्रॉम द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फ्रॉम लूप ऑफ हेनली एंड फ्रॉम डीसीटी। जो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होती है वाटर की वो कहाँ पे होती है? पीसीटी में, रिसेंटली पूछा गया है। सो ये जो फिरोसिमाइड होता है लूप डायरेटिक होता है, रीनल टिब्यूलस प्रेडोमिनेटली फ्रॉम द पीसीटी वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को कम करता है। अब वाटर की रीअब्जॉर्प्शन जो कम होती है, जो फ्लूइड लोड ओवरलोड होता है, वो अल्टीमेटली क्या होता है? ओवरकम होता है। इंक्रीज ब्लड प्रेशर, अब फ्लूइड ओवरलोड जो है बिकॉज ऑफ फिरोसिमाइड कम होता है, तो और वी कैन से फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो कम होता है, तो अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, इंक्रीज नहीं होगा। इंक्रीज यूरिन आउटपुट, ठीक है, जब लूप डायरेटिक्स देते हैं वाटर की जो रीअब्जॉर्प्शन होती है वो कम हो जाती है, उससे क्या होता है? यूरिन आउटपुट एक इंडिविजुअल का जो है वो बढ़ जाता है। डिक्रीज पेन, पेन का इससे कोई लेना देना नहीं है। डिक्रीजेस पीवीसी, दैट इज प्रीमैच्योर वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, पीवीसी इससे कम नहीं होते हैं। अगर पेशेंट को जो है पीवीसीज हो गए तो पीवीसीज में जो लाइडोकेन होता है और लिग्नोकेन होता है वो ड्रग ऑफ चॉइस बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सपेक्टेड आउटकम फॉर ए क्लाइंट ऑन सेकंड डे ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन आफ्टर ए मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा है एक्सपेक्टेड आउटकम एक ऐसे क्लाइंट के लिए जो जिसको एमआई हुआ हो ऑन द डे 2, उसको कौन सा एक्सपेक्टेड आउटकम है सीवियर चेस्ट पेन। देखिए जब भी पेशेंट को एमआई होता है चेस्ट पेन होती है बिकॉज ऑफ द इस्कीमिया, तो जब पेशेंट ऑन सेकंड डे होगा तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम
हमें ये गोल लेकर चलना है कि पेशेंट को जो है चेस्ट पेन रिजॉल्व हुई हो। अगर पेशेंट को स्टिल सीवियर चेस्ट पेन है, ठीक है, दैट मीन्स कि ये एक्सपेक्टेड आउटकम नहीं है। देन कैन आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर्स फॉर एमआई। देखिए, एक इंडिविजुअल तब रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करता है जब हम उसको हेल्थ टीचिंग प्रोवाइड करते हैं। अब ऑन सेकंड डे ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन पेशेंट है, दैट मीन्स कि पेशेंट जो है वो अभी स्टेबल नहीं है। सो अगर हम इसको वेदर रिहेबिलिटेशन के रिलेटेड कुछ भी टीचिंग देंगे या रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफिकेशन और मेडिकेशन के रिलेटेड देंगे तो ये जो पेशेंट है ये उसको ग्रैस्प नहीं करेगा, अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। सो दिस इज़ नॉट द एक्सपेक्टेड आउटकम एज वेल। देन एग्रीज टू पार्टिसिपेट इन कार्डियक रिहेबिलिटेशन, ठीक है। सेकंड डे पे ही जो है कार्डियक रिहेबिलिटेशन जो है उसकी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं होती है। देन फोर्थ ऑप्शन इज कि कैन परफॉर्म पर्सनल सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ विदाउट पेन। अगर ये जो पेशेंट है अगर ये अपनी सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ करेगा, ठीक है, जस्ट लाइक कि खाना खाएगा और ब्रश करेगा अपने टीथ्स वगैरह या कॉम करेगा अपने हेयर्स को विदाउट पेन। जब ये पेशेंट एक्सर्शन लगाता है तब जाके उसको क्या होता है, पेन अगर होगी दैट मीन्स कि इस्कीमिया जो है वो परसिस्टेंट है। अगर पेन नहीं हुई विथ मिनिमल लेवल ऑफ एक्सर्शन, ठीक है, जब इंसान सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ करता है तो वो मिनिमल लेवल ऑफ एक्सर्शन लगाता है। अब अगर पेन नहीं होती है विथ सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ दैट मीन्स कि पेशेंट जो है वो हील अप हो रहा है और उसकी कंडीशन जो है वो इम्प्रूव हो रही है और वी कैन से कि ये एक एक्सपेक्टेड आउटकम है। देन आफ्टर ए myocardial infarction, the hospitalized client is taught to move the legs while resting in the bed. The type of exercise is recommended primarily to help, ठीक है। तो पेशेंट जो है हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट है, एमआई का पेशेंट है, तो उसको हम टॉट करा रहे हैं कि पेशेंट को मूव करनी है लेग्स, ठीक है, वाइल रेस्टिंग ऑन द बेड। सो दीज आर ए काइंड ऑफ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस, ठीक है। हम इसको रिकमेंड करते हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। दैट मीन्स कि पेशेंट को अपनी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं करनी है, बट जो इसकी बॉडी मसल्स है उनको मूव करना है और बॉडी जॉइंट्स को मूव करना है। देन द टाइप ऑफ एक्सरसाइज इज रिकमेंडेड प्राइमरी टू हेल्प। ये जो एक्सरसाइज है प्राइमरली किस पर्पज़ के लिए हम रिकमेंड करते हैं। अब यहाँ पे मेंशनड है कि लेग्स में ये एक्सरसाइज पेशेंट को परफॉर्म करनी है। प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर एम्बुलेशन, कैसे हम पेशेंट को एम्बुलेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं। सेकेंडरी पर्पज़ की अगर बात करेंगे, अगर हम पेशेंट को इन एक्सरसाइज के लिए आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज के लिए रिकमेंड करेंगे तो पेशेंट की जो जॉइंट मोबिलिटी है वो मेंटेन रहती है और वी कैन से कि इससे जो पेशेंट होता है वो रेडी होता है फॉर एम्बुलेशन पर्पज़। बट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्राइमरी पर्पज़ क्या है इसका, तो ये जो पर्पज़ है दैट इज़ द सेकेंडरी पर्पज़, प्राइमरी पर्पज़ ये नहीं है। प्रमोट यूरिनरी एंड इंटेस्टाइनल एलिमिनेशन, जब पेशेंट की लेग्स को जब मूव करवाते हैं पेशेंट को तो ऑब्वियसली उससे क्या होगा, जो एब्डोमेन की मसल्स है वो भी स्ट्रेच हो जाएगी और वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, जो एड करेंगे इन द यूरिनरी एंड इंटेस्टाइनल एलिमिनेशन और मूवमेंट। बट ये भी जो है प्राइमरी पर्पस नहीं है इसका, ये सेकेंडरी पर्पस है। प्रिवेंट थ्रोम्बोफिलेबाइटिस एंड ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन, जब हम लेग्स को के पेशेंट के लेग्स को मूवमेंट करवाते हैं उससे क्या होता है, जो वीनस रिटर्न होता है वो प्रॉपर से होता है और वीनस स्टेसिस के चांसेस जो है दैट मीन्स कि पुलिंग ऑफ ब्लड, और वी कैन से कि जो लेग्स होते हैं उनमें ब्लड जो है वीनस में रुकता नहीं है, तो देयर डजंट ऑकर्स द ब्लड क्लॉटिंग और चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द थ्रोम्बस, और वी कैन से कि थ्रोम्बोफिलेबाइटिस उसे नहीं होती है और यही प्राइमरी पर्पस होता है। देन ऑप्शन डी इज डिक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ प्रेशर अल्सर फॉर्मेशन। अब जो पेशेंट जो है वो लेग्स को मूव करता है तो कंसिस्टेंटली किसी लेग के किसी पार्ट पे जो है प्रेशर एक्सर्टेड नहीं रहता है, सो रिड्यूस हो जाते हैं चांसेस ऑफ
अल्सर फॉर्मेशन, बट ये भी क्या है, ये भी सेकेंडरी पर्पस है। नाउ which of the following reflect the principle on which a client diet will most likely be based during the acute phase of myocardial infarction? सिंपली क्या पूछता है कि acute phase जब होगा ऑफ MI, और वी कैन से कि इनिशियल स्टेजेस में जब होगा एक MI का पेशेंट, तो ऐसे पेशेंट के लिए कौन सी जो है, कौन सा फूड आइटम और कौन सी चॉइस ऑफ फूड जो है वो इफ़ेक्टिव रहेगी, और वी कैन से कि जो पेशेंट की हेल्थ के लिए बेनिफिशियल रहेगी इस एस्पेक्ट से, क्योंकि जब पेशेंट को जो है MI होता है तो MI में ऑलरेडी जो है हार्ट और वी कैन से कि मायोकार्डियम को ऑक्सीजन की सप्लाई जो है कम मिलती है ना। अब अगर कोई इंडिविजुअल है, वेन एवर जो भी इंडिविजुअल फूड लेता है तो वो फूड कहाँ चला जाता है, स्टोमक में, और वी कैन से कि इंटेस्टाइनस में, वहाँ पे उसकी एब्जॉर्प्शन होती है। सो एब्जॉर्प्शन करने के लिए एक्सेप्ट फैट जो है वो लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, बाकी जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब होते हैं बाय द हेल्प ऑफ द ब्लड। सो जब भी एक इंडिविजुअल खाना लेता है, वो जब डाइजेस्ट होता है उसकी एब्जॉर्प्शन करने के लिए ब्लड की ज़रूरत होती है, और वी कैन से कि खाना खाने के बाद जो है एक इंडिविजुअल का जो ब्लड फ्लो है टूवर्ड्स GIT वो बढ़ जाता है। नाउ अब अगर कोई पेशेंट है MI का, ऑलरेडी जो है उसके मायोकार्डियम को ऑक्सीजन सप्लाई कम मिल रही है, क्यों मिल रही है, क्योंकि ऑक्लूजन है, ब्लड सही से नहीं जा रहा है, कंप्लीटली और प्रॉपरली नहीं जा रहा है। जब यहाँ पे ऑलरेडी ऑक्लूजन है और ऐसे इंडिविजुअल ने कुछ हैवी डाइट ली, तो वैसी बात है जो ब्लड फ्लो अब है वो जाएगा GI सिस्टम को और GIT को, जो मायोकार्डियम है हार्ट का, इसको जो है फर्दर ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी, तो जो चेस्ट पेन है वो और ज़्यादा एग्रीवेट हो जाएगी। अब जो भी पेशेंट होगा हमें मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का, ऐसे पेशेंट को हमें क्या करना है, हमें पेशेंट को देना है स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, ठीक है, हमें इसको स्मॉल मील्स देने हैं सो दैट कि ज़्यादा ब्लड फ्लो ना हो टूवर्ड्स द GIT, प्लस ये जो मील्स होने चाहिए दैट शुड बी इजीली डाइजेस्टेबल, ठीक। सो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स होने चाहिए और इजीली डाइजेस्टेबल होने चाहिए, और रैशनल क्या है इसके पीछे, इससे क्या होगा, जो ब्लड सप्लाई वो GIT को जो है ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, यहाँ पे हार्ट की ब्लड सप्लाई जो है वो ज़्यादा कंप्रोमाइज़ नहीं होगी। लिक्विड्स आर डिज़ायर्ड, ठीक है, लिक्विड्स हमें नहीं देने हैं, ठीक है, दे सकते हैं, बट जो प्राइमरी पर्पस है, अगर लिक्विड्स भी ज़्यादा देंगे तो लिक्विड्स भी जो होते हैं उनको भी डाइजेस्ट करना होता है, तो वहाँ पे भी अगर हम ज़्यादा लिक्विड्स देंगे तो उनको एब्जॉर्ब करना है, तो वहाँ पे भी ब्लड सर्कुलेशन टुवर्ड GIT जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। स्मॉल ईजली डाइजेस्टेबल मील्स, ठीक है, दिस विल रिमेन द राइट ऑप्शन। 3 रेगुलर मील्स पर डे, ऐसा शेड्यूल हमें मेंटेन नहीं करना है, क्योंकि रेगुलर जब देंगे तो ब्लड सप्लाई टुवर्ड GIT बढ़ जाएगी। नथिंग बाय माउथ जो है वो भी पेशेंट को नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि पेशेंट जो है वो ऑरल टॉलरेट कर रहा है तो ऑब्वियसली हमें देने हैं। द नर्स इज असेसिंग क्लाइंट्स एट द हेल्थ फेयर, विच क्लाइंट इज एट ग्रेटेस्ट रिस्क फॉर कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है, तो एक नर्स जो है वो असेस कर रही है एक क्लाइंट को एट द हेल्थ फेयर, और वी कैन से कि एक मेडिकल कैंप में वो असेस कर रही है एक पेशेंट को, तो कौन सा जो पेशेंट है वो एट ए ग्रेटर रिस्क होगा फॉर कोरोनरी आर्टरी डिजीज। CAD के रिस्क फैक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है, कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है और कुछ नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है। अब हमें ऑप्शनल में से चूज़ करना है कि कौन सा इंडिविजुअल जो है वो एट ए ग्रेटर रिस्क होगा। ऑप्शन ए इज एक 32 ईयर ओल्ड फीमेल, ठीक है, विथ माइट्रल वैल्यू प्रोलैप्स हु क्विट स्मोकिंग 10 ईयर्स एगो। देखिए अब अगर पेशेंट जो है, पेशेंट को माइट्रल वैल्यू प्रोलैप्स है, तो माइट्रल वैल्यू प्रोलैप्स वाले केस में क्या होगा, देयर आर द मोर चांसेस कि ऐसे इंडिविजुअल को इन फ्यूचर क्या हो सकता है, ऐसे इंडिविजुअल को हार्ट फेलियर हो सकता है। नाउ स्मोकिंग जो है वो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर बन सकता है
बट पेशेंट जो है उसने 10 ईयर्स बिफोर क्या किया है, स्मोकिंग को क्विट किया है। सो वी कैन से कि एज भी यहाँ पे जो है वो रिस्क फैक्टर नहीं बन रहा है और स्मोकिंग भी रिस्क फैक्टर नहीं बन रही है। देन 43 ईयर ओल्ड मेल विद ए हिस्ट्री ऑफ सी ए डी की हिस्ट्री है, दैट मीन्स कि एक रिस्क फैक्टर यहाँ पे है। एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑफ 158। कोलेस्ट्रॉल की बात करेंगे तो अगर हम एक इंडिविजुअल देखेंगे लेस देन 200 mg पर DL ऑफ ब्लड जो है कोलेस्ट्रॉल हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं रेंज में, और वी कैन से कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो नॉर्मल है। अगर मोर देन 200 होगा देन इट इज़ कंसिडर्ड एज हाइपर कोलेस्ट्रॉलेमिया, और वी कैन से कि कोलेस्ट्रॉल की लेवल बढ़ गई है। देन LDL की बात करेंगे तो LDL जो होगा दैट शुड बी लेस देन 100 mg पर DL, ठीक है। थर्ड थिंग इज कि एच डी एल जो है इसको हम कंसिडर करते हैं एज गुड लिपिड, तो ये होना चाहिए 40 mg पर DL से ज़्यादा, ठीक है। अगर ये लेस देन 40 होगा दैट मीन्स कि ये जो पेशेंट है ये एट ए रिस्क ऑफ CAD है। अब यहाँ पे जो कोलेस्ट्रॉल की लेवल है दैट इज़ 158, ठीक है, 200 से कम है। सो इस ऐसे इंडिविजुअल को एक रिस्क फैक्टर है। देन थर्ड इज 56 ईयर ओल्ड मेल विथ HDL ऑफ 60। अब HDL जो है वो मोर देन 40 है, सो ये रिस्क फैक्टर नहीं है। हु टेक्स एटोरवास्टाटिन, ठीक है। अगर ऐसे इंडिविजुअल को कोलेस्ट्रॉल वगैरह और HDL एलिवेटेड है लेकिन ऐसा पेशेंट जो है वो एटोरवास्टाटिन लेता है, सो ऐसे इंडिविजुअल को कोई रिस्क फैक्टर प्रेजेंट नहीं है। देन 65 ईयर ओल्ड फीमेल, ठीक है, एज ज़्यादा है मोर देन 60, तो ये एक रिस्क फैक्टर बनता है। ओबीस है, ये सेकंड रिस्क फैक्टर बनता है। और LDL जो है दैट इज़ मोर देन 100, ये तीसरा रिस्क फैक्टर बनता है। सो ऐसा केस जो होगा दैट विल बी ऑन एट हायर रिस्क फॉर डेवलपिंग द कोरोनरी आर्टरी डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा दैट इज ए 58 ईयर ओल्ड फीमेल विथ हिस्ट्री ऑफ CAD, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज की हिस्ट्री है, इज बीइंग सीन फॉर हर एनुअल फिजिकल एग्जामिनेशन। फास्टिंग लैब टेस्ट रिजल्ट इंक्लूड टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है दैट इज़ 198, लेस देन 200 हम कंसिडर करते हैं एज नॉर्मल, सो वी कैन से कि टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है वो नॉर्मल रेंज में है। LDL जो है दैट इज़ 120, नॉर्मल रेंज जो है वो लेस देन 100 है, सो LDL और लो डेंसिटी लिपिड जो है दैट इज़ एलिवेटेड। HDL इज़ 58, ठीक है, मोर देन 40 हम कंसिडर करते हैं नॉर्मल, तो HDL जो है वो भी नॉर्मल रेंज में है। एंड ट्राइग्लाइसराइड्स ऑफ 148, ट्राइग्लाइसराइड्स जो है वो हम कंसिडर करते हैं 150 एज नॉर्मल रेंज, 150 से नीचे जो होगा दैट इज कंसिडर एज नॉर्मल, सो ट्राइग्लाइसराइड्स भी नॉर्मल है। एलिवेटेड क्या है, LDL है। देन ब्लड शुगर जो है फास्टिंग है 102, ठीक है, 70 to 100 हम कंसिडर करते हैं नॉर्मल, सो देयर इज माइल्ड इंक्रीज इन द फास्टिंग ब्लड शुगर। एंड C रिएक्टिव प्रोटीन ऑफ 4.2 mg पर DL, जो CRP होता है दैट इज C रिएक्टिव प्रोटीन लेस देन 1 mg पर DL ऑफ ब्लड, 0.3 to 1 mg हम कंसिडर करते हैं एज नॉर्मल रेंज। अब अगर CRP जो है वो 1 mg से ज़्यादा होगा एट दैट टाइम हम कंसिडर करते हैं कि ऐसे इंडिविजुअल को जो है कोई इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है, और वी कैन से कि ये जो CRP है, C रिएक्टिव प्रोटीन जो है ये मार्कर एक्ट करता है ऑफ इन्फ्लामेशन, ठीक है। और अगर प्रेगनेंसी की बात करेंगे स्लाइट इंक्रीज हुआ होता है CRP, या कोई ओबीस इंडिविजुअल है या कोई स्मोकर है तो उसमें क्या होता है CRP की लेवल्स इंक्रीज हुई होती है। और अगर किसी इंडिविजुअल को कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होगा जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह होगा तो वहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन होती है, तो ऑब्वियस सी बात है CRP की लेवल एलिवेटेड होगी। नाउ हेल्थ केयर प्रोवाइडर इन्फॉर्म्स द क्लाइंट दैट शी विल स्टार्ट ऑन स्टैटिन मेडिकेशन, ठीक है। अब हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने क्लाइंट को कहा है कि हम क्या स्टार्ट करेंगे, स्टैटिन्स, ठीक है। स्टैटिन्स क्या करते हैं, वो लोअर करते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को, ठीक है। और वी कैन से कि
जो जैसे एटोरवास्टैटिन और रोवास्टैटिन वगैरह हैं। अगर CAD है, किसी पेशेंट को प्लाक फॉर्मेशन हुई है, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक बना है, एक तो ये जो स्टैटिन्स होते हैं, एक ये प्लाक की फर्दर फॉर्मेशन को इनहिबिट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वहाँ पे जो फिब्रिन क्लॉट्स होते हैं वो बनने नहीं देते हैं। प्लस अगर वहाँ पे इन्फ्लेमेशन ऑलरेडी प्रेजेंट है, उस इन्फ्लेमेशन को ये रिड्यूस करते हैं, क्योंकि जो प्लाक होता है बना होता है विद इन द ब्लड वेसल, उसको अगर माइनर सी इंजरी होती है, एज यू नो कि इंजरी के बाद जो नॉर्मल बॉडी का रिस्पॉन्स होता है दैट इज़ इन्फ्लेमेशन। सो उस इन्फ्लेमेशन को भी ये स्टैटिन जो है रिड्यूस करते हैं। देन एस्पिरिन, एस्पिरिन क्या करता है, ये प्लेटलेट्स को एग्रीवेट नहीं होने देता है। देन द क्लाइंट आस्क्स द नर्स, अब एक क्लाइंट जो है उसने आपको पूछा, क्या पूछा, वाई शी नीड्स टू टेक दीज मेडिकेशन, के वाई देयर इज नीड ऑफ टेकिंग सच टाइप ऑफ मेडिकेशन, व्हाट इज़ द बेस्ट रेस्पॉन्स बाय द नर्स, एक नर्स का जो बेस्ट रेस्पॉन्स होगा वो क्या होगा। द लैब वैल्यू इंडिकेटर सीवियर हाइपरलिपिडीमिया, ठीक है, जो लैब वैल्यूज़ हैं वो इंडिकेट करते हैं सीवियर हाइपरलिपिडीमिया। सीवियर हाइपरलिपिडीमिया नहीं है, खाली जो है LDL रेजर है, बाकी जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह है और HDL और ट्राइग्लाइसराइड्स वो विद इन रेंज है। एंड दिस मेडिकेशन विल लेवर योर LDL अलॉन्ग विद द लो फैट डाइट, ठीक है, यहाँ तक तो सही है, बट सीवियर लिपिडीमिया नहीं है। देन TGAs are elevated and will not return to normal without these medications, जो ट्राइग्लाइसराइड्स है वो elevated है, लेकिन वो क्या है, इन द नॉर्मल रेंज है। देन सो ये भी सही नहीं रहेगा, ये भी सही रेस्पॉन्स नहीं रहेगा। देन CRP इज एलिवेटेड इंडिकेटिंग इन्फ्लेमेशन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जो CRP होता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है, ये मार्कर होता है किसका, इन्फ्लेमेशन का, यहाँ तक सही है। सीन इन कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, जिस भी इंडिविजुअल को CAD होगा, जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक बने होंगे उनमें इन्फ्लेमेशन होगी, ठीक है। सो वी कैन से कि जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज होते हैं उनमें CRP रेज्ड होता है, which can be lowered by the medication as ordered, that is by the help of these statin medication. So option C will be the right option. These medications are not indicated, ठीक है, since your lab values are normal, lab values सारे normal नहीं है, LDL raised है, ठीक है, blood sugar to some extent raised है, ठीक है, और जो CRP है वो भी raised है। Now if a client display risk factors for coronary artery disease such as smoking, ठीक है, eating a diet high in saturated fats or leading a sedentary lifestyle, techniques of behavior modification may be used to help the client change the behavior. The nurse can best reinforce new adaptive behaviors by, ठीक है, एक क्लाइंट है जो डिस्प्ले करता है रिस्क फैक्टर्स ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स ये डिस्प्ले करता है, सिगरेट स्मोकिंग, ईटिंग ए डाइट हाई इन सेचुरेटेड फैट्स और लिविंग ए सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सो ये जो सारे रिस्क फैक्टर्स हैं दीज आर मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। टेक्निक्स ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं ऐसे पेशेंट को इन ऑर्डर टू चेंज द बिहेवियर, ठीक है। सो कौन सी जो है टेक्निक इसके बिहेवियर को जो है मॉडिफाई कर सकती है और करेक्ट कर सकती है। फर्स्ट थिंग इज एक्सप्लेनिंग हाउ द ओल्ड बिहेवियर लीड्स टू पुअर हेल्थ, क्या ये टेक्निक हम यूज़ करेंगे। सेकंड इज विथ होल्डिंग प्रेज अंटिल द न्यू बिहेवियर इज वेल एस्टेब्लिश्ड, देन रिवार्डिंग द क्लाइंट वेन एवर द acceptable behavior is performed, installing mild fear into the client to extinguish the behavior। देखिए फर्स्ट ईयर में हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं, साइकोलॉजी में हम एक चीज़ पढ़ते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो दी थी एक साइकोलॉजिस्ट ने जिसका नाम था BF स्किनर। BF स्किनर क्या बोलता है कि जब हम किसी इंडिविजुअल को रिवॉर्ड देते हैं उसका जो गुड बिहेवियर है वो इम्प्रूव होता है। सो वैसी बात है, अगर हमने पेशेंट जो है इसको ये बैड बिहेवियर्स थे, ठीक है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल वगैरह, अगर हमने ऐसे पेशेंट को रिवॉर्ड दिया सो ये जो इसका बैड बिहेवियर है ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द गुड बिहेवियर। सो
अल्टीमेटली क्या होगा, जो ये रिस्क फैक्टर्स है इनका एक्सटेंट रिड्यूस हो जाएगा और ये जो रिस्क फैक्टर्स है ये एलिमिनेट हो जाएंगे। तो 4 ऑप्शंस की तरफ देखेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू रिवार्ड जो ऑप्शन है दैट इज़ द ऑप्शन सी। रिवार्ड करेंगे क्लाइंट्स को रिवार्ड प्रोवाइड करेंगे व्हेन एवर जो एक्सेप्टेबल बिहेवियर है वो परफॉर्म करेगा। एक्सेप्टेबल बिहेवियर परफॉर्म करेगा मतलब जो पेशेंट है वो स्मोकिंग क्विट करेगा या सैचुरेटेड फैट रिच डाइट नहीं लेगा और सीडेंटरी लाइफस्टाइल जो है उसको अवॉइड करेगा। देन आल्टीप्लेस रिकॉम्बिनेंट और TPA दैट इज टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर क्या करता है, थ्रोम्बोलिसिस में हम यूज़ करते हैं। थ्रोम्बोलिटिक एंजाइम इज एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 आवर्स आफ्टर द ऑनसेट ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ठीक है, आल्टीप्लेस हमने एक पेशेंट को जो है एडमिनिस्टर किया है। पेशेंट की क्या केस था, दैट वाज द केस ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। किस पर्पज़ के लिए हम करते हैं, सो दैट कि जो कॉरोनरी आर्टरी है उसमें जो ब्लॉकेज है वो ख़त्म हो जाए और जो बिकॉज ऑफ ब्लॉकेज ये वास्कुलर ब्लड का फ्लो जो है और जो वास्कुलरिटी हैम्पर हुई है वो फिर से फंक्शनल हो जाए। और वी कैन से कि इससे हम रिवास्कुलराइजेशन करते हैं ब्लॉकिंग कॉरोनरी आर्टरी की। ठीक है, चेस्ट पेन इसे मैनेज नहीं होती है। हाँ, जब पेशेंट को TPA हम एडमिनिस्टर करेंगे जो अगर हमें एक्सपेक्टेड आउटकम देखना हो तो वहाँ पे हम चेस्ट पेन जो है एक पेशेंट की मॉनिटर करते हैं, क्योंकि अगर चेस्ट पेन रिड्यूस हुई है दैट मीन्स कि जो ब्लॉकेज है वो ओवरकम हुई है। अब ब्लड सप्लाई सही से जा रही है, जो इस्कीमिया है वो फर्दर नहीं बढ़ रहा है। तो चेस्ट पेन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, रोल आउट कर सकते हैं कि जो TPA है वो इफेक्टिव हुआ कि नहीं हुआ। बट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। कंट्रोल्स द चेस्ट पेन ये नहीं करता है, फॉर दैट पर्पज हम मॉर्फिन सल्फेट देते हैं। रिड्यूसेस कॉरोनरी आर्टरी वासोस्पाज्म, कॉरोनरी आर्टरी का वेसोस्पाज्म ये रिड्यूस नहीं करता है। अगर कॉरोनरी आर्टरी का वेसोस्पाज्म हमें रिड्यूस करना हो वहाँ पे हम आर्टीरियल डायलेटर्स देते हैं लाइक हाइड्रालिजिन और मिनॉक्सिडिल वगैरह। देन कंट्रोल्स द एरिदमियाज एसोसिएटेड विद MI, वहाँ पे हम एंटी एरिदमिक ड्रग्स देते हैं। देन आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर द असेसमेंट ऑफ प्रायोरिटी इज टू। ठीक है, जब हमने पेशेंट को जो है TPA एडमिनिस्टर किया तो प्रायोरिटी पे कौन सा असेसमेंट जाएगा। ऑब्जर्व द क्लाइंट फॉर चेस्ट पेन, मॉनिटर फॉर फीवर, monitor 12 lead ECG every 4 hours और monitor breath sounds। as I already told you कि जब हम टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर जो है पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे तो अगर इसकी इफेक्टिवनेस हमें जाननी हो तो हमें देखना है कि पेशेंट की जो चेस्ट पेन है वो रिड्यूस हुई है कि नहीं। अगर चेस्ट पेन रिड्यूस हुई है दैट मीन्स कि जो कॉरोनरी आर्टरी रिवास्कुलराइजेशन है वो अचीव हो गई है। सो प्रायोरिटी पे ऑब्जर्वेशन फॉर चेस्ट पेन जाएगा। Next question is, when monitoring a client who is receiving TPA, the nurse should have resuscitation equipment available because reperfusion of cardiac tissue can result in which of the following। ठीक है, सो जब भी एक पेशेंट जो है उसको हम TPA और टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस और साइड इफ़ेक्ट्स में यूजुअली 2 चीज़ें होती हैं। एक तो कार्डियक एरिदमियाज जो है वो डेवलप हो सकते हैं पेशेंट को, क्योंकि वहाँ पे जो है ऑलरेडी देयर वाज सम पोर्शन ऑफ द हार्ट, ठीक है, जिसको परफ्यूजन नहीं हो रहा था। अब जब जो क्लॉट है वो रिमूव किया गया तो देयर ऑकर्स द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लड और देयर ऑकर्स द रिशफलिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल करंट विद इन द हार्ट। उससे क्या होता है, उससे चांसेस ऑफ एरिदमियाज बढ़ जाते हैं। सेकंड थिंग इज कि बिकॉज ऑफ टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स एक पेशेंट को क्या हो सकता है, ब्लीड हो सकता है, सेरेब्रल हेमरेज हो सकता है। सो रिसस्टेशन जो इक्विपमेंट्स है वो अवेलेबल होनी चाहिए जस्ट फॉर दिस रीज़न कि बिकॉज ऑफ द करेक्शन ऑफ दिस ऑक्लूजन वहाँ पे पेशेंट को कार्डियक एरिदमियाज जो है डेवलप हो सकते हैं। हाइपरटेंशन नहीं होता है, हाइपोटेंशन होता है बिकॉज ऑफ
टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स, सीजर्स नहीं होते, हाइपोथर्मिया नहीं होता है। देन contraindications to the administration of TPA included which of the following? So जो TPAs होते हैं टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, वो किस कंडीशन में जो है कंट्राइंडिकेटेड है? एज ग्रेटर देन 60 ईयर्स, हिस्ट्री ऑफ सेरेब्रल हेमरेज। अगर ऑलरेडी हिस्ट्री है ऑफ सेरेब्रल हेमरेज, वहाँ पे जो TPAs होते हैं वो कंट्राइंडिकेटेड होते हैं। क्यों कंट्राइंडिकेटेड होते हैं? बिकॉज ये रिस्क ऑफ सेरेब्रल हेमरेज जो है इंक्रीज कर देते हैं। देन हिस्ट्री ऑफ हार्ट फेलियर, अगर हार्ट फेलियर होगा तो पहले डेवलप हुआ होगा पेशेंट को, तो वहाँ भी कंट्राइंडिकेटेड नहीं होंगे। और सिगरेट स्मोकर्स में यूजुअली MI डेवलप होता है, तो वो भी क्या है, कंट्राइंडिकेशन नहीं बनती है। देन ए क्लाइंट हैज़ ड्रिवन हिमसेल्फ टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, ही इज़ 50 ईयर ओल्ड, हैज़ ए हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, ठीक है। देन and informs the nurse that his father died for a heart attack at the age of 60. Client is presently complaining of indigestion. Indigestion जो है वो है one of the manifestation है of MI. Then but non-specific है. Nurse connects him to the ECG monitor, ठीक है. Then begins administering oxygen at 2 liters through nasal cannula. Next nursing intervention would be, पहले ही कहा है कि जो एल्गोरिदम है MI का और इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ और कोरोनरी आर्टरी सिंड्रोम का, उसमें रेस्ट आता है पहले, उसके बाद एस्पिरिन वगैरह, नाइट्रोग्लाइसिन, मॉर्फिन, ठीक है। फिर ECG मॉनिटरिंग, उसके बाद ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करना, अगर लेस देन 94 हुई तो ऑक्सीजन देना है थ्रू द नेजल कैनुला। देन उसके बाद क्या करना है, हमें एक या 2 IV लाइन्स जो है वो सिक्योर करनी है। कॉल द फिजिशियन को एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कॉल नहीं करनी है। क्यों? बिकॉज ऑलरेडी जो है यहाँ पे एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एट 2 लीटर्स, जो ऑक्सीजन का सीन है ये एडवाइज किया होगा फिजिशियन ने। सो इससे हमें क्लू मिलता है कि फिजिशियन जो है वो ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट है। स्टार्ट एन IV लाइन, स्टार्ट एन IV लाइन मीन्स कि कैनुलेट करना है पेशेंट को, या तो एक एंटीक्यूबेटल फोसा में लगाने है मिनिमम 1, और मैक्सिमम जो है 2 लाइनर्स हमें लगानी है। ये आता है ACLS गाइडलाइंस में। देन क्रैकल्स heard on lung auscultation indicators which of the following? जो क्रैकलिंग साउंड होती है वो तब प्रोड्यूस होती है जब जो एल्वियोलाई होते हैं लंग्स में उनमें फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ होगा। अगर किसी पेशेंट को क्या है पल्मोनरी इडीमा डेवलप हुआ है, वहाँ पे क्रैकल्स प्रेजेंट होते हैं। साइनोसिस, ठीक है, साइनोसिस में नहीं होते हैं। इनफैक्ट साइनोसिस जो है वो किसी रेस्पिरेटरी या कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर का सिम्टम होता है। देन ब्रोंकोस्पाज्म ये भी सजेस्ट नहीं करता है। अगर ब्रोंकोस्पाज्म होगा तो वहाँ पे वीजिंग प्रेजेंट होगी। एयरवे नैरोइंग में भी क्या होगा, वीज होगा। अगर अपर एयरवे की नैरोइंग है और ऑब्स्ट्रक्शन है तो वहाँ पे सिट्रॉइडर प्रेजेंट होगा। देन फ्लूइड फिल्ड एल्वियोलाई, फ्लूइड फिल्ड एल्वियोलाई किस में होते हैं, पल्मोनरी इडिमा में, और पल्मोनरी इडिमा में क्रैकल्स जो है वो ऑब्जर्व होते हैं। नाउ फाइनल क्वेश्चन इज, नर्स इज असेसिंग ए क्लाइंट हु हैज MI, ठीक है। नर्स नोट्स दैट द कार्डिक रिदम शोन ऑन द ECG स्ट्रिप बिलो, द नर्स आइडेंटिफाइज दिस रिदम एज विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए अगर हम इस ECG को और देखेंगे तो यहाँ पे ये जो है दिस इज द P वेव, ठीक है, और ये जो है दिस इज द QRS कॉम्प्लेक्स, देन दिस इज T वेव। सो वी कैन से कि जो PQRS कॉम्प्लेक्स है वो प्रॉपरली बन रहा है और कंप्लीटली बन रहा है। ना तो P वेव एब्सेंट है, ना QRS कॉम्प्लेक्स एब्सेंट है, ठीक है, ना ST सेगमेंट में जो है, ST सेगमेंट में यहाँ पे डिप्रेशन है, लेकिन जो भी कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं एक नॉर्मल ECG में वो यहाँ पे प्रेजेंट है। सेकंड थिंग, अगर कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट है तो सेकंड थिंग हम देखेंगे कि जो रेट है वो कितनी है। अगर हमें एबनॉर्मल ECG में हार्ट रेट जो है वो मॉनिटर करनी है, वो कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ P वेव्स देखते हैं, उनको मल्टीप्लाई करते हैं बाय 10, और अगर वेंट्रिकुलर रेट निकालनी है तो QRS कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लाइड बाय 10। अगर यहाँ पे हम P वेव्स देखेंगे, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13 एंड 14। यहाँ पे P wave is 14 है मल्टीप्लाइड बाई 10, सो हार्ट रेट इज 140 BPM। ठीक है, P waves हमने देखे, दैट मीन्स हम एट्रियल कंट्रैक्शन देखते हैं। अगर एट्रियल की कंट्रैक्शन रेट मोर देन 100 होगी, दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या है, देयर इज साइनस tachycardia। So option D will remain the right option. This was all regarding the today's lecture। ठीक है, ऑलमोस्ट 3 से 4 पार्ट्स होंगे और 3 से 4 पार्ट्स में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम कंप्लीट करेंगे। रेस्ट जो बेसिक क्वेश्चन रहते हैं उनको हम एक टेस्ट डेवलप करेंगे, जनरेट करेंगे अलॉन्ग विद द रैशनल्स, वो वहाँ से क्लियर कर देंगे।